हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी पुलिस एग्जाम 2021 की तैयारी के लिए मॉडल सेट पेपर 59, जिसमें जीके जीएस और साइंस और करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं, जो कि आने वाली एमपी पुलिस एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पूछा गया आपसे, चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह। इस बुक में मनमोहन सिंह द्वारा भारत के आर्थिक और राजनीतिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं, जहां पर आपको यह टेस्ट सीरीज 50% डिस्काउंट पर मिलेगी यदि आप यह कूपन कोड दबंग50 यूज करते हैं। इस टेस्ट सीरीज में आपको 50 से भी ज़्यादा सेट उपलब्ध है, जहां पर आपको हजारों टॉपर्स के बीच में अपनी रैंक देखने को मिलेगी। यहां पर फुल एनालिसिस किया जाएगा कि पूरे एमपी में आपकी रैंक क्या रही है। तो तुरंत परीक्षा ऐप पर जाकर यह टेस्ट सीरीज लगाइए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 2, बेजू बाबरा की समाधि कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, बेजू बाबरा की समाधि कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2, चंदेरी में। बेजू बाबरा की समाधि चंदेरी में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 3, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? पूछा गया आपसे, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 4, निम्नलिखित राजाओं में से किसने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से किस राजा ने ओडिशा में कोणार्क मंदिर बनवाया था? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, नरसिंह देव प्रथम ने। ओडिशा के कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। यूनेस्को ने 1984 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 5, फिनलैंड के एक विद्यार्थी द्वारा प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किए गए ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया है? पूछा गया आपसे, ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स को किसने विकसित किया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, लिनस टोरवाल्ड्स ने। लिनक्स जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसे लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1991 में हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में लिनस टोरवाल्ड्स ने बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? पूछा गया आपसे, मंदसौर का किला किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 4, शिवना नदी के किनारे। मंदसौर का किला शिवना नदी के किनारे स्थित है। इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। मंदसौर में प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर भी शिवना नदी के किनारे स्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 7, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे, प्रकाश की किरणें आंखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आंख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, श्वेत पटल अर्थात कार्निया। प्रकाश किरणें कार्निया से होकर आंखों में प्रवेश करती हैं। कार्निया आंख का लगभग 2/3 भाग घेरे होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 8, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? पूछा गया आपसे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लोकसभा अध्यक्ष। अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 9, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन की राशि कितनी है? पूछा गया आपसे, भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत देय न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन राशि कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2,
₹3000। इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात से की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। निम्नलिखित में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है जो कि शरावती नदी से निकलता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, जोग झरना। जोग झरना को जोग जलप्रपात भी कहा जाता है। इस जलप्रपात को महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। यह जलप्रपात कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर स्थित भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 11। न्याय सूत्र किसने लिखी? पूछा गया आपसे न्याय सूत्र की रचना किसने की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, महर्षि गौतम ने। न्याय सूत्र की रचना महर्षि गौतम ने की है। महर्षि गौतम न्याय दर्शन के प्रतिपादक हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 12। हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? पूछा गया आपसे हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, कारगिल में। हाल ही में आइस हॉकी खेलो इंडिया टूर्नामेंट का आयोजन कारगिल में किया गया। कारगिल भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के कारगिल जिले में स्थित एक नगर है। यह सुरु नदी की घाटी के मध्य में बसा हुआ है। कारगिल युद्ध 1999 में हुआ था और प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 13। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? पूछा गया आपसे भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, जेवलिन थ्रो। भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध जेवलिन थ्रो खेल से है। जेवलिन थ्रो भाला फेंक प्रतियोगिता को कहते हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध हरियाणा राज्य से है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 14। सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया? पूछा गया आपसे सिकंदर ने भारत पर हमला कब किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में शुरू किया था। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था। सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस निकेटर था तथा उसका जल सेनापति निर्याकस था। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 15। एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? पूछा गया आपसे एक श्यामपट रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, वह सारे रंग अवशोषित कर लेता है। ब्लैक बोर्ड काला रंग का दिखाई देता है क्योंकि वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, किसी भी रंग को परावर्तित नहीं करता है। हमें कोई भी वस्तु रंगीन दिखाई देती है क्योंकि वह उस प्रकाश को परावर्तित करती है जिससे वह प्रकाश हमारी आंख पर पड़ता है और हमें वह वस्तु रंगीन दिखाई देती है। परंतु जो ब्लैक बोर्ड होता है वह सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इस कारण वह काला दिखाई देता है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 16। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पूछा गया आपसे जिकिर नामक भक्ति लोकगीत किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ओडिशा। जिकिर नामक भक्ति लोकगीत ओडिशा राज्य से संबंधित है। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के सीएम है अशोक गहलोत। ओडिशा के गवर्नर है कलराज मिश्र और ओडिशा के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 17। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? पूछा गया आपसे इनमें से कौन सा एक संगणक या कंप्यूटर का मुख्य निकाय है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। इसे मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 18। 1981 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था, जिसका नाम क्या था? पूछा गया आपसे 1981 में विजय भाटकर ने भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर विकसित किया था और इसका नाम क्या था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, परम 8000। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम है परम 8000 और इसे विजय भाटकर के द्वारा 1981 में निर्मित किया गया था। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है और विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर के15 था और वर्तमान समय में विश्व का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर अमेरिका के पास है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 19। बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? पूछा गया आपसे
बिजली से धातु चढ़ाने की क्रिया या गैल्वेनीकरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जस्ता। गैल्वेनीकरण में जस्ता धातु का उपयोग किया जाता है। लोहे व इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि यशद लेपन या गैल्बिलाइजेशन कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 20। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा पार्क तैरता हुआ नेशनल पार्क है? तो इसका जो राइट आंसर बा है ऑप्शन नंबर बी किबुल लामजाओ। किबिल लामजाओ पार्क मणिपुर राज्य की लोकटक झील में स्थित है और यह भारत का प्रथम तैरता हुआ नेशनल पार्क है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के सीएम हैं एन बीरेन सिंह। मणिपुर के गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला और मणिपुर के वर्तमान में चीफ जस्टिस हैं पीबी संजय कुमार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 21। हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? पूछा गया आपसे हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 क्लेयर पालोसाक। हाल ही में पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अधिकारी क्लेयर पॉलोसॉक बनी है और क्लेयर पॉलोसॉक ऑस्ट्रेलिया देश से है। इसे आपको याद रखना है कि ये किस देश से है। तो इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2020, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों के वीडियो या इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर के वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। बरमान मेला कहाँ लगता है? पूछा गया आपसे बरमान मेला कहाँ लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 गाडरबाड़ा नरसिंहपुर में। बरमान मेला गाडरबाड़ा नरसिंहपुर में लगता है। यहाँ पर यह मेला मकर संक्रांति से बसंत पंचमी तक लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 23। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? पूछा गया आपसे इनमें से कौन सी गुफा महाराष्ट्र में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 एलोरा। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त अजंता की गुफाएं तथा एलिफिस्टन की गुफा भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। एलोरा की गुफा का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 24। पैठानी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? पूछा गया आपसे पैठानी साड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महाराष्ट्र राज्य से। पैठानी साड़ी महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। इसका नाम औरंगाबाद महाराष्ट्र में पैठण शहर के नाम पर रखा गया है और यह रेशमी साड़ी होती है जो कि विश्व प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? पूछा गया आपसे इनमें से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर अवस्थित है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 26। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? पूछा गया आपसे आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक लेखक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 कैलाश सत्यार्थी। आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 का शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और यह भोपाल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 27। एरोसॉल क्या है? पूछा गया आपसे एरोसॉल क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 द्रव्य या ठोस का गैस में विलयन एरोसॉल कहलाता है। एरोसॉल हवा या अन्य गैस में ठोस कणों या तरल बूंदों का निलंबन है। धुंध गीजर स्टीम इसके उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 28। कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहते हैं? पूछा गया आपसे कोई भी पदार्थ जो स्वयं को परिवर्तित किए बिना रासायनिक अभिक्रिया की
दर को प्रभावित करने में समर्थ हो उसे क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को तीव्र या मंद कर सकते हैं बिना रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिए हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 29। इन सभी में कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, लोहे का जंग लगना। लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलकर पुनः पहली अवस्था में नहीं आ सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है और इसका उदाहरण है लोहे का जंग लगना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 30। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? पूछा गया आपसे वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, लाल अस्थिमज्जा के द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना लाल अस्थिमज्जा के द्वारा होती है। मानव शरीर में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, अर्थात मानव रक्त क्षारीय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का एकमात्र शुष्क बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।